गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी की क्लास में पिछली कक्षा में स्पर्श भाग 2 से पढ़ रहे थे और जिसमें हम पढ़ रहे थे बड़े भाई साहब, जो लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, जिसमें हम आधा पढ़ चुके हैं और इसका 2 भाग हम पढ़कर समझ चुके हैं। तो आज हम तीसरा भाग समझेंगे और आगे हम पेज नंबर 60 देखेंगे। तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और जानते हैं। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और पेज नंबर 60 देखते हैं। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। यानी कि लेखक प्रेमचंद जी जब पास हो गए और उसका बड़े भाई साहब जी फेल हो गए, तो यही सोचने लगा कि मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का ही अंतर और रह गया, यानी कि एक साल के लिए एक कक्षा आगे हुए, एक कक्षा के लिए बस डिफरेंट रहा उसके बड़े भाई साहब और लेखक के बीच में। इसीलिए लेखक यही सोचने लगे कि मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई, यानी कि कुटिल भावना भी उसने सोची कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर ही हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीत करेंगे, यानी कि कैसे ही मुझको डांटेंगे, मुझ पर अधिकार जमाएंगे। अगर हम एक साथ एक ही क्लास में हो जाएंगे तो मेरे पर अधिकार नहीं होगा बड़े भाई का और मुझको नहीं डांटने लगेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से निकाल दिया। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मैंने सोचा कि जो भी करते हैं मुझको डांटते हैं तो मेरे बड़े भैया हैं, मुझको समझाने के लिए ही, अच्छे विचार के लिए ही मुझे डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है कि अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है। जब भी मेरे बड़े भाई हैं मुझे डांटते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उनके उपदेश का असर मुझे हो, और यही कारण है कि उनके उपदेश और मुझ पर अधिकार जमाने का यही कारण है कि मैं अच्छे नंबरों में पास होता जा रहा हूँ। और अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए हैं, क्योंकि मैं अच्छे नंबरों में पास किया, यानी कि लेखक जी अच्छे नंबरों में पास कर चुके हैं और बड़े भाई साहब फेल होकर बस एक ही क्लास आगे हैं। कई बार लेखक को डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया, यानी कि कई बार डांटने की कोशिश भी की, लेकिन यही देखकर कि बस लेखक अच्छे नंबरों में पास हो गए हैं और बड़े भाई साहब फेल होते ही हैं और एक ही क्लास का अंतर दोनों के बीच में रह गया है। इसीलिए जब भी लेखक को डांटने के लिए सोचते हैं, लेकिन नरम स्वभाव में बातें करते हैं और उसे समझाते हैं। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, यह रहा भी तो बहुत कम। अब लेखक की स्वच्छंदता, यानी कि वह स्वतंत्र रूप से सोचने लगे कि स्वतंत्र रूप से मैं अब खेल सकता हूँ, कि मेरे बड़े भाई साहब अब मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, मुझ पर अधिकार नहीं जमाएंगे। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा, यानी कि मेरे बड़े भाई साहब, यानी कि लेखक के बड़े भाई साहब जब चुपचाप हो गए और कुछ नहीं बोलने लगे तो उनके जो चुप्पी का, वे यानी कि चुपचाप थे, उसका लाभ उठाने लगा लेखक जी और खेलने के लिए जाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास तो हो जाऊंगा, और लेखक यही सोचने लगा कि मैं खेलूं या कुछ भी करूं, लेकिन मैं परीक्षा में ज़रूर पास हो जाऊंगा। पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हो गया। अब लेखक के बड़े भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास हो गया, वो भी अच्छे नंबरों में। तो
यह सोचने लगा कि मेरे बड़े भाई साहब अब मुझ पर अधिकार नहीं जमाएंगे, मुझ पर रोक नहीं लगाएंगे। अब मैं जो भी चाहे खेल सकता हूँ, और वैसे भी मेरा तो तकदीर अच्छा है, मैं तो पढ़ूँ या ना पढ़ूँ लेकिन मैं पास हो जाऊँगा। यही सोचकर थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करता था, लेकिन अब वो भी बंद हो गया लेखक जी का। अब आगे कहते हैं, लेखक प्रेमचंद जी अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मुझे कन कौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था, और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कन कौवे उड़ाता था। मझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौआ लुटने बेतहाश दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस समय आकाशगामी पथिक की ओर, जो मद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन में से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। यानी कि लेखक जी प्रेमचंद जी अपने बारे में यही कहते हैं कि अचानक जब हॉस्टल में थे तो अचानक से उसे कान कौवे उड़ाने का एक नया शौक पैदा हो गया, यानी कि पतंगबाजी करने का नया शौक पैदा हो गया, और हमेशा पतंगबाजी ही करते थे। और उसी का ही कभी रस्सी बांधने का, पतंग टूर्नामेंट तैयारी करने का, एक कुछ समस्याएं हो जाए तो उसके लिए सोचने का, यही कार्य बच गया था और लेखक यही काम में ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। लेकिन उनके बड़े भाई साहब है यह संदेह ना करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज उसकी नज़रों से कम ना हो, यानी कि नहीं दिखाना चाहता था कि वह अब ऐसे पतंगबाजी करके खेलता है और पतंगबाजी में ही ध्यान देता है। फिर एक दिन संध्या का समय हॉस्टल से दूर पतंग उड़ाने के लिए बेहोश दौड़ा जा रहा था, यानी कि ऐसे दौड़ रहा था, बहुत मस्ती में दौड़ रहा था कि कुछ का उसे लिहाज नहीं था, और लग रहा था कि आंखें आसमान की ओर थी, यानी कि बस उड़ा रहा है तो यही देख रहा है। जैसे हम देखते हैं जब पतंग उड़ाते हैं तो हमारा ध्यान आकाश की ओर रहता है कि मेरी पतंग जब उड़ा रही हूँ तो कितना ऊंचाई तक है, आसमान में कितने ऊंचाई तक गया है। तो जब प्रेमचंद जी भी पतंग उड़ा रहे हैं तो आसमान की ओर ही निगाह उनकी है और आसमान की ओर ही देख रहे हैं कि उन्होंने कितनी ऊंचाई तक उड़ा रही है। और उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। तभी बालकों की पूरी सेना लगे और झड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी, सभी मानो इस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना ट्राम, ना गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। जब हम इतनी मस्ती में खेल रहे थे, यानी कि लेखक जब इतनी मस्ती में पतंग उड़ा उड़ा कर अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे और आनंद ले रहे थे, उसी समय अचानक अपने बड़े भाई साहब से मुठभेड़ हो गई, यानी कि आमना सामना हो गया, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ कर लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ थेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीचे जामत में नहीं हो बल्कि 8वीं जामत में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। फिर अचानक जब बाजार से लौट रहे थे या कहीं गए हुए थे बड़े भाई साहब, तो उससे मुठभेड़ हो गई और लेखक जी
अपने दोस्तों के साथ में बहुत मस्ती कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे। और अचानक भाई साहब के मिलने पर भाई साहब उसे डांटने लगे और कहने लगे कि तुम तो इतने मतलब बड़े भाई साहब का कहना यह था कि तुम पढ़ाई में अच्छे हो, अच्छे नंबरों में पास करते हो, अच्छा नंबर आता है, तो तुम इन बाजारी जो बच्चे हैं उनसे क्यों खेल रहे हो? तुम्हारा भी कुछ पोजीशन है, उसका ख्याल रखा करो। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे की डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। अपने भाई साहब लेखक को समझाते हैं और कहते हैं कि बस तुम अब मेरे से बस एक कक्षा ही नीचे हो, एक कक्षा ही नीचे हो, और अभी 8वीं क्लास में आ गए हो। अब तुमको ध्यान देना है अपने पढ़ाई पर, ना कि इतने ऐसे बच्चों से, जो गांव के जो बच्चे हैं उनसे खेलना है। और यही कहते हैं कि अपना पोजीशन का तुमको ख्याल रखना चाहिए कि तुम किस पोजीशन में हो और इतने अव्वल आते हो, यानी कि फर्स्ट क्लास में पास करते हो। एक ज़माना था, और कहते हैं कि एक ज़माना था कि लोग 8वीं कक्षा में यानी कि क्लास 8 के जब रहते थे तभी नायब तहसीलदार बन जाते थे और मेडलचियों को जानता हूँ, यानी कि जो मेडल हासिल किए हैं उन्हें भी जानते हैं बड़े भाई साहब। और कहते हैं कि आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट भी 8वीं पास जो किए हैं वे हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्र के संपादक भी हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मताहित में काम करते हैं और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कान कौवे के लिए दौड़ रहे हो। तो बड़े भाई साहब लेखक को यही समझाते और कहते हैं कि तुम तो अभी बड़े क्लास में आ गए हो, कक्षा 8वीं में हो, और तुम अपना पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो और इन बाजारी बच्चों के साथ में कनकौवे उड़ा रहे हो, यानी कि पतंगबाजी कर रहे हो। तुमको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 8वीं कक्षा पास करके बहुत कुछ लोग बन गए हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट यानी कि मेडलिस्ट हैं, जिसमें से लोग डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट भी बन गए हैं और बहुत कोई है कि समाचार पत्रों के संपादक भी हैं। तो 8वीं कक्षा में तुम आ गए हो तो तुमको इस पर ध्यान देना है ताकि तुम भी आगे अच्छे नंबरों में पास करके कुछ कर सकते हो। यही बड़े भाई साहब लेखक को समझाते हैं और कहते हैं। और आगे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है, यानी कि तुम्हारा जो अक्ल है उससे मुझको दुख होता है कि तुम जाहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जिहान किस काम का जो हमारे आत्म गौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और DPhil और DLED ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6वीं जमात के आगे नहीं गए।
लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वीं हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। तो लेखक के बड़े भाई साहब जो हैं वे लेखक को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम हमसे एक कक्षा ही नीचे हो, अगर मेरे साथ भी तुम आ जाओ तब भी मैं बड़ा होऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। तो कक्षा में मैं तुम्हारे साथ ही हो जाऊँ, फिर भी मैं तुमसे 5 साल बड़ा ही रहूँगा, और मुझे बोलने का हक है, तुमको समझाने का हक है। जिस तरह अम्मा यानी कि हमारी माँ है, माता जी हैं, दादाजी हैं, वे भी पढ़े नहीं हैं, लेकिन उनको ज्ञान है, हमसे भी ज़्यादा ज्ञान है। तो ऐसे नहीं होता है कि पढ़ने पर ही ज्ञान होता है। कुछ बातें ऐसी है कि बड़े होने पर भी ज्ञान होता है। इसलिए मैं तुमसे कक्षा में एक कक्षा बड़ा हूँ, लेकिन हमेशा मैं तुमसे ही बड़ा रहूँगा। क्यों ना एक साथ हम एक कक्षा में भी हो, लेकिन मैं तुमसे हमेशा 5 साल ही बड़ा रहूँगा। और यही उदाहरण देकर लेखक को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा पढ़ाई पर ही ध्यान दो और अव्वल आओ। इन बाजारी बच्चों के साथ में खेलने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। और तुम अभी 8वीं कक्षा में पहुंच गए हो, तो ये बड़ी क्लास है, और तुमको इस क्लास में, इस कक्षा में अगर अच्छे नंबरों में पास करोगे तो तुम अच्छी नौकरी कर सकते हो। जैसे कि 8वीं कक्षा में पास करके बहुत कोई अच्छे नौकरियां कर रहे हैं। यही कहते हुए बड़े भाई साहब लेखक को समझाते हैं। तो इस प्रकार आज का यह पाठ जिसे हम आज पढ़े, आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो आप भी अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक भी पढ़ते जाइए, और ये इस वीडियो के साथ में अपने पाठ्य पुस्तक भी पढ़ते जाने से आपको ज़रूर सब समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए हम इतना पढ़ते हैं।